राजस्थान में 13 नवंबर को 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। यह भजनलाल सरकार की पहली बड़ी राजनीतिक परीक्षा होगी। 7 में से केवल एक सीट सैलुंबर को छोड़ दें तो बाकी सीटों पर बीजेपी के विधायक नहीं थे। बीजेपी के पास उपचुनाव में खोने के लिए सिर्फ एक सीट है, लेकिन प्रतिष्ठा पूरी सरकार की दांव पर है। हालांकि हरियाणा विधानसभा चुनाव में जीत के बाद बीजेपी का मनोबल बढ़ा हुआ है। उपचुनाव के पुराने इतिहास और मौजूदा समीकरणों से भी बीजेपी के रणनीतिकार सचेत हैं। 2 सीटों पर बीएपी ने तो एक पर आरएलपी ने समीकरण बिगाड़े हुए हैं। आप देख रहे हैं राजस्थान चौक, मैं हूं अंकित तिवारी। विधानसभा उपचुनाव में पर्ची सरकार और यूटर्न सरकार का जुमला खूब चलने वाला है। कांग्रेस इन 2 प्रमुख मुद्दों पर सरकार को घेरती भी रही है। यह चुनावी मुद्दा भी होगा। किरोड़ीलाल मीणा के इस्तीफे पर असमंजस को भी कांग्रेस चुनाव में धरातल पर मुद्दा बनाएगी। दौसा रामगढ़ सीट और देवली नियारा इस पर टिकी हुई है। बीजेपी इसकी काट के तौर पर कांग्रेस राज के पेपर लीक और भाजपा सरकार के एक्शन को मुद्दा बनाएगी। आप देख भी सकते हैं कि इन दिनों एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर जो जद्दोजहद चल रही है वो शायद इसी का एक राजनीतिक हिस्सा है। आइए आपको बताते हैं राजस्थान में उपचुनाव की सभी 7 सीटों का वर्तमान में समीकरण क्या है, राजनीतिक मुद्दे क्या है और वहां हलचल क्या हो रही है, राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर और प्रत्याशियों के अपने स्तर पर। सबसे पहले झुंझुनू सीट की 4 चुनाव से लगातार कांग्रेस जीत रही है। यह सीट कांग्रेस विधायक बृजेंद्र ओला के सांसद बनने के बाद खाली हुई। कांग्रेस का एक खोमा ओला परिवार से बाहर टिकट देने की मांग कर रहा है। कांग्रेस का परंपरागत वोटर रहा मुस्लिम समुदाय भी अब की बार अपने लिए टिकट की मांग कर रहा है। बीजेपी में भी यहां टिकट को लेकर एक राय नहीं है और कई खेमे बने हुए हैं। असली समीकरण यहां दोनों दलों के टिकट सामने आने के बाद ही आएंगे। लेकिन पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा यहां लंबे समय से सक्रिय होकर हरियाणा की तर्ज पर चुनाव को जाट बनाम गैर जाट समीकरण करने की तरफ पूरी तैयारी कर रहे हैं। दौसा सीट चर्चित है, हॉट सीट है। कांग्रेस विधायक मुरारीलाल मीणा के सांसद बनने के बाद ये खाली हुई। इस सीट पर सचिन पायलट का प्रभाव माना जाता है। मुरारीलाल मीणा की भी पकड़ है और किरोड़ी फैक्टर पूरा हावी रहेगा। बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही भीतरघात का खतरा यहां इस सीट पर बना हुआ है और होता भी है। आखिर में बनने वाले जातीय समीकरण हार और जीत का बड़ा फैसला करते हैं। बीजेपी से किरोड़ीलाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा को टिकट मिलता है या नहीं, या आगे के सियासी समीकरण इस पर बहुत निर्भर करेंगे। हालांकि इन दोनों नाम अरुण चतुर्वेदी का भी चल रहा है। बीजेपी में यहां लंबे समय से गुटबाजी हावी है और यही वजह है कि सीट हाथ से फिसल रही है। किरोड़ीलाल मीणा का विरोधी खेमा भी मजबूत है। ऐसी हालत में बीजेपी के लिए यहाँ बड़ी चुनौती होने वाली है। हालांकि जीत उनके लिहाज से हो सकती है। कांग्रेस सचिन पायलट समर्थक के लिहाज से अगर हम माने तो एक और सीट पर दावा कर रही है। ये सीट है टोंक सवाई माधोपुर से सांसद बनने वाले देवली नियारा से विधायक रहे हरीश मीणा के प्रभाव वाली। इस सीट पर कई समीकरण है। गुजर मीणा प्रमुख यहाँ जातियां हैं और मीणा यहाँ बाजी मारते रहे हैं। बीजेपी गुजर पर दाव चलती रही है। इस बार बीजेपी इस सीट को जीतना चाहती है। यहाँ सचिन पायलट का पूरा दखल रहेगा क्योंकि टोंक जिले की ये एक सीट है। कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के बेटे विजय बैसला पिछली बार यहां से चुनाव हारे थे। इस बार फिर नाम सुनीता बैसला का चल रहा है। लेकिन पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी, पूर्व विधायक राजेंद्र गुजर अपनी मजबूत दावेदारी यहां दिखा चुके हैं। पैनल में नाम भी है। तो राजेंद्र गुजर यहां इस बार किरोड़ीलाल मीणा के प्रभाव को भी यहां कम करेंगे और कोशिश में यहां है कि ये सीट मीणा गुजर फैक्टर के चलते गुजरों के पास रहे। लेकिन यहाँ बड़ी चुनौती सरकार की तरफ से ये है कि सरकार ने कोई ऐसा प्रयास नहीं किया कि गुजर मीणा वोट अलग अलग डल सके और सचिन पायलट फैक्टर के चलते दोनों वोट एक साथ हैं। किरोड़ीलाल मीणा की नाराजगी का असर भी इस सीट पर साफ तौर पर दिखेगा। पायलट फैक्टर के अलावा जो हमने बात की है ये बैसला और किरोड़ी फैक्टर है। दोनों ही पार्टियों में अंदरूनी गुटबाजी का साफ असर दिखाई देगा। एकमात्र ध्रुवीकरण की सीट रामगढ़ में कांग्रेस को सहानुभूति, बीजेपी को ध्रुवीकरण से उम्मीद है। कांग्रेस विधायक जुबेर खान के निधन की वजह से यह सीट खाली हुई। इस सीट पर पिछली बार जुबेर खान की पत्नी साफिया जुबेर खान विधायक थी। दोनों पार्टियों
ये टिकट सामने आने के बाद ये असली मुकाबला होगा, लेकिन ये पूरी तरीके से धार्मिक समीकरणों के आधार पर है। हालांकि बीजेपी को हरियाणा चुनाव के बाद बने फैक्टर से काफी उम्मीदें हैं। बीजेपी नए सिरे से अपनी चुनावी रणनीति बना रही है। कांग्रेस सहानुभूति फैक्टर के अलावा बीजेपी से नाराज तबके को अपने पक्ष में करने की कोशिश में है। भंवर जितेंद्र सिंह पूरी तैयारी में है कि इस सीट को जीत कर कांग्रेस को दे। वहीं बीजेपी चाह रही है कि ये सीट ध्रुवीकरण लिहाज से महत्वपूर्ण है। हरियाणा की ताजा जीत का असर इस सीट पर है। ऐसे में इस सीट को अपने कब्जे में किया जाए, लेकिन प्रत्याशी यहां पर मिलने में थोड़ी ढील हो रही है। 84 सीट महत्वपूर्ण है और आदिवासी बाहुल्य सीट है। आदिवासी अस्मिता की सीट भी मानी जा सकती है, जिस हिसाब से नई राजनीति वहां पर राजकुमार रोत कर रहे हैं। इतने बड़े अंतर से जीते थे कि चौंका दिया था राजस्थान के उन ख्यात राजनेताओं को जो दावा करते हैं कि राजस्थान की राजनीति उनसे चलती है। ऐसे में एक युवा आदिवासी राजकुमार रोत अपनी राजनीति को नए सिरे से गढ़ रहा है और इसमें 84 सीट उनके हाथ से फिसल जाए, इसकी संभावना बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं को भी पता है, ना के बराबर है। लेकिन कोशिश इस बार बीजेपी कर रही है कि सत्ता पक्ष का लाभ मिले, बड़े चेहरों को उतारा जाए, चुनाव को रोचक बनाया जाए। और कांग्रेस भी यहां से आती है तो वोट कटाऊ पार्टी के तौर पर देखी जाएगी। और कांग्रेस अगर दमदार उम्मीदवार उतारती है तो मुकाबला त्रिकोणीय होगा और राजकुमार रोत को मुश्किलें आएंगी। हाँ, ये तय है कि अंतर जो राजकुमार रोत की जीत का था वो इस सीट पर नहीं रहने वाला है। डूंगरपुर बांसवाड़ा से सांसद बनने के बाद यह सीट खाली हुई थी। इस सीट पर लगातार 2 बार से राजकुमार रोत जीत रहे थे। इस बार भी यहाँ दोनों पार्टियों के लिए बीएपी यानी बाप बड़ी चुनौती बनी हुई है। बीएपी ने गठबंधन को लेकर स्थिति साफ नहीं की है, वो गठबंधन अपनी मर्जी से करती है। फिलहाल अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। राजकुमार रोत का अंतर था वो दोनों पार्टियों को चौंका चुका था। यही अंतर सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के लिए भी चिंता का मुद्दा है। बीएपी फैक्टर को बैलेंस करने के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने ग्राउंड पर कोई ठोस प्रयास भी नहीं किए, कोशिश भी नहीं की और पता भी नहीं था कि ये सीट खाली होगी। ऐसे में विधानसभा और लोकसभा चुनाव के वक्त बने हुए समीकरणों में फिलहाल कोई खास बदलाव नजर नहीं आ रहा है। बस बदलाव है तो चेहरे का। राजकुमार रोत नहीं लड़ रहे, उनके प्रतिनिधि की तरफ कोई आएगा। खींवसर सीट बड़ी चर्चित है। हनुमान बेनीवाल के नागौर से सांसद बनने के बाद खाली हुई है। बेनीवाल ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन कर ये सीट जीत ली थी, लेकिन उपचुनाव में नहीं चाहते कि कांग्रेस उनकी मदद करे। लेकिन कांग्रेस ने कह दिया है हम मदद करने को तैयार हैं, भले ही आप हरियाणा में हमारे खिलाफ जाके प्रचार करके आ चुके हैं। उपचुनाव में अभी गठबंधन को लेकर तस्वीर साफ होनी है। डोटासरा के सुर शुरू में तेज थे, अब थोड़े धीमे हुए हैं। उन्होंने कहा है कि आलाकमान फैसला करेगा, हम मान लेंगे। फिलहाल तो हम 7 सीटों पर लड़ रहे हैं, उसमें हनुमान बेनीवाल की सीट भी है। लेकिन हनुमान बेनीवाल चाहते हैं कि कांग्रेस ऐसा प्रत्याशी दे जो बीजेपी के वोट काटे और उनकी सीट निकल जाए, यानी उनके परिवार को जिताने के लिए कांग्रेस मददगार बने, साथ नहीं आए। खैर, ये राजनीतिक पार्टियां कुछ भी कर सकती है। क्या फैक्टर चलता है, हनुमान बेनीवाल को क्या प्रमुखता से रखेंगे। हालांकि इस सीट में सबसे बड़ी प्रतिष्ठा बीजेपी की भी जुड़ी हुई है। बीजेपी के पास ये मौका है हनुमान बेनीवाल को उसके गढ़ में हराकर उनकी राजनीति को बैकफुट पर धकेलने का। बेनीवाल कास्ट फैक्टर को साधने में जुटे हुए हैं। हाल ही में नागौर में अमर छात्रावास में लाइब्रेरी के लिए सांसद फंड से काम करवाकर बेनीवाल ने उपचुनाव से पहले नई समीकरण बनाने का प्रयास किया है। बेनीवाल की काट के तौर पर बीजेपी इस बार जबरदस्त जोर लगा रही है। संभवतः रेवंत राम डागा कोई चुनाव लड़ाएगी। कांग्रेस और बीजेपी के सामने इस सीट पर सबसे बड़ा चैलेंज जिताऊ उम्मीदवार तय करने का है। एक और अहम सीट सलूम्बर भाजपा विधायक अमृतलाल मीणा के निधन से खाली हुई थी। इस सीट पर बीजेपी लगातार जीतती आ रही है। आदिवासी बहुल्य सीट पर बाप ने कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए चुनौती बढ़ा दी थी। पिछले चुनाव में दूसरे नंबर पर रहे थे उम्मीदवार और 51,691 वोट लेकर उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। इस सीट पर जीत का अंतर 15,000 का था। बदले हुए समीकरणों में आदिवासी इलाके में भाजपा पहले से और मजबूत हुई है। ऐसे में सीट पर इस बार चुनौती बढ़ी हुई है। बीजेपी को सहानुभूति फैक्टर से उम्मीद है, अगर कांग्रेस और बाप का गठबंधन हो जाता है तो इस सीट पर समीकरण उलट भी सकते हैं। अभी तक गठबंधन को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है और बाप ने अकेले ही चुनाव लड़ने का इस सीट पर फैसला किया है और इस बार बाप अधिक प्रभावी तरीके से लड़ने जा रही है।
हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद राजस्थान में भी पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है। वहीं स्थानीय समीकरणों को लेकर कई आशंकाएं भी तैर रही है, क्योंकि चुनाव होता ही ऐसा है। हरियाणा से सटी झुंझुनू और अलवर की रामगढ़ सीट पर बीजेपी को जातिगत और धार्मिक पोलराइजेशन से समीकरण बदलने की उम्मीद है। हालांकि अभी यह केवल अनुमान है। सब कुछ उम्मीदवार चयन और आगे बढ़ने वाले समीकरणों पर निर्भर करेगा। राजनीति भी अक्सर संकेत देती है जो इन्हें शायद मिल चुका होगा। अगर राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो हरियाणा के नतीजों ने परसेप्शन के मोर्चे पर बीजेपी को भले ही राजस्थान में थोड़ा सा बूस्टअप किया हो, लेकिन कांग्रेस को भी सुधार करने के लिए मौका दे दिया है। प्रदेश में अभी तक उपचुनाव में कांग्रेस का पलड़ा भारी रहा है और परसेंटेज वाइज देखें तो अक्सर कांग्रेस अपने आप को साबित करती रही है। इस बार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस स्टोरी को पूरी तरीके से बदलने की तैयारी में है, लेकिन कितना कामयाब होंगे ये 23 नवंबर को पता लगेगा। आप देख रहे हैं राजस्थान चौक। राजस्थान चौक के नए दर्शक हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक बटन दबाइएगा अगर पहले से आपका स्नेह मिला हुआ है। साथ ही कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उपचुनाव आपके क्षेत्र में किसको जिता रहे हैं। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, मिलेंगे फिर खास और अहम खबर के साथ। नमस्कार।